यार अगर हम बात करें बाजार की, आज के दिन बाजार वंस अगेन आपको तगड़ी गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिखी है। निफ्टी 1.25% की गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। पॉइंट वाइज अगर देखोगे तो गिरावट का नंबर 300 पॉइंट से भी ज़्यादा की है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि मॉर्निंग सेशन से ही बाजार आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा था, बट स्टार्टिंग का प्रेशर और एंडिंग का प्रेशर दोनों आज के दिन की गिरावट का काफ़ी बड़ा कारण बनता है। देखो आज के दिन की बात करें तो 1.25% की गिरावट हुई है, बट स्टार्टिंग में जो बाजार में आपको प्रेशर देखने को मिल रही थी वो प्रीवियस क्लोजिंग से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं था। निफ्टी में करीब 160 पॉइंट तक की गिरावट हमें दिख रही थी, ठीक है। बट लास्ट मोमेंट पे जो सेल ऑफ हमें देखने को मिली है, वही सेल ऑफ की वजह से ये 1.6% का नंबर 1.2% तक चला गया है, यानी कि सीधा डबल। और लास्ट मोमेंट पे जो सेल ऑफ हमें देखने को मिली है उसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट आज के दिन अगर हम बाजार में गिरावट अच्छी खासी देख रहे हैं तो पोर्टफोलियो में गिरावट तो इससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिली होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के जो पोर्टफोलियोज़ होते हैं उसमें जो कंपनीज़ होती हैं वो निफ्टी 50 वाली कंपनीज हमें कम दिखती है, क्योंकि लोगों को रिटर्न्स पसंद होता है। और निफ्टी 50 वाली जो कंपनी होती हैं वो काफ़ी बड़ी और काफ़ी स्टेबल होती है, स्लो ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। इस वजह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वहाँ पर थोड़ी कम भी दिखती है। बट जब गिरावट वाला सेंटिमेंट आता है तो लोगों की जो पोर्टफोलियो है वो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि वो ग्रोथ की तरफ जाते हैं, और जहाँ पर ग्रोथ होगा ऑब्वियस सी बात है कि गिरावट का खतरा भी हमें वहीं पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 को देखोगे तो वो आपको निफ्टी 50 से ज़्यादा गिरती हुई दिखी है। अगर हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में, तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का जो गिरावट है वो निफ्टी 50 से हमें कम देखने को मिल रहा है। ये सबसे शॉकिंग बात है, क्योंकि अक्सर निफ्टी 1% गिरती है तो मिड कैप स्मॉल कैप का हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब होता है, 2-3% गिर जाता है, वो 2-2.5% तक। बट आज के दिन ऐसा हमें देखने को मिला नहीं है। अगर हम बात करें सेक्टर के बारे में कि कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म किया है, तो ऑटो सेक्टर 1.86% नीचे है, फाइनेंशियल सर्विसेज वाला सेक्टर 1.64%, एफएमसीजी 1.69% नीचे दिख रहा है। निफ्टी आईटी ने मार्केट को कहीं ना कहीं बचाया है आज के दिन। अगर ये गिर जाता है तो बाजार आपको 1.5 से 2% तक भी गिरती हुई नजर आती, बट निफ्टी आईटी आज के दिन गिरी नहीं है। निफ्टी आईटी का इंडेक्स 0.16% पॉजिटिव है, मीडिया भी 0.6% पॉजिटिव है। तो कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर ने बाजार को थोड़ी सी सपोर्ट ज़रूर दी है। अगर ये सारे सेक्टर भी लाल निशान में क्लोजिंग दिखाते हैं तो बाजार में गिरावट के नंबर और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती थी। और वेल्थ की अगर हम बात करें तो आज के दिन जो गिरावट हुआ है उस गिरावट से 5.5 लाख करोड़ का वेल्थ वाइप आउट हो चुका है, क्योंकि सेंसेक्स आपको 1000 पॉइंट से ज़्यादा टूट चुका है, आपको 1000 पॉइंट से ज़्यादा टूटता हुआ दिख चुका है, और निफ्टी 25,200 के लेवल से भी नीचे जा चुकी है। तो अच्छी खासी गिरावट तो हम बोल सकते हैं आज के दिन की। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये गिरावट के पीछे के रीजंस क्या हैं, तो 4 बड़े रीजंस मेंशन किए जा रहे हैं इस गिरावट के पीछे का। और वो चारों रीज़न ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है या हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। पहला रीज़न ऑब्वियस सी बात है एफआईज होगी। एफआईज अगर मार्केट में वापसी लेती है तो बाज़ार में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और बाज़ार में रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। बट लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो एफआईज की सेलिंग करीब 3,466 करोड़ की हमें देखने को मिली थी। एनएससी का जो डेटा है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो, और एफआईएस की सेलिंग ऑब्वियस सी बात है कि आज के दिन भी हमें देखने को मिली ही होगी। जब ये डेटा रिपोर्ट होगा तो हो सकता है 3,466 करोड़ के ऊपर का नंबर ये हो, और अगर वो नहीं होता है तो फिर हमें ये नंबर नीचे जाती हुई दिख सकती है। डीआईएस की परचेसिंग पिछले दिन आपको 5,032 करोड़ की परचेसिंग देखने को मिली थी, हो सकता है कि वो नंबर आपको कम होता हुआ दिख जाए, और एफआईएस के नंबर इसी लेवल पर अगर मेंटेन हो जाते हैं 3,400 पे, तो फिर ये नंबर कम होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी इसके अलावा अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो दूसरा रीज़न है ग्लोबल मार्केट का वीक परफॉर्म करना। लास्ट ट्रेडिंग डे नैस्डैक कंपोजिट्स आपको लोअर परफॉर्मेंस रिपोर्ट करता हुआ दिखा था, और उसके साथ अगर हम बात करें एनवीडिया की तो एनवीडिया का शेयर आपको 5% डिक्लाइन रिपोर्ट करता हुआ दिखा था। क्यों भाई? क्योंकि उससे पहले एनवीडिया की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी, क्योंकि इस कंपनी के जो जनवरी क्वार्टर के रिजल्ट हमें देखने को मिले थे उसमें एस्टिमेट के हिसाब से नंबर्स बेहतर थे, और साथ में कंपनी ने रेवेन्यू फोरकास्ट आने वाले क्वार्टर्स के बेहतर बताए थे। तो एनवीडिया में प्रॉफिट बुकिंग जो देखने को मिली थी उसके वजह से नैस्डैक कंपोजिट्स और यूएस मार्केट आपको थोड़ा वीक परफॉर्म करता हुआ दिखा था। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल
इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि एनवीडिया ही आपको गिरती हुई दिखी थी, उसके अलावा अगर हम यूएस की बाकी जायंट कंपनी की बात करें, लाइक गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसमें 2% की गिरावट दिखी थी। अमेजॉन का शेयर आपको 1% से ज़्यादा गिरता हुआ दिखा था। AMD का शेयर आपको 3% से ज़्यादा गिरती हुई दिखी थी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से नैस्डैक कंपोजिट्स 1% से ज़्यादा आपको गिरते हुए देखने को मिले थे। अब इसके अलावा जो जापान का मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस हमें थोड़ी बेहतर देखने को मिली थी। नो डाउट हम बोल सकते हैं थोड़ी बेहतर है या फिर बहुत बेहतर है, क्योंकि जब मार्केट ख़राब होता है तो कोई मार्केट अगर थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर ले तो वो बहुत बेहतर लेवल का होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने रिटर्न्स अगर दिया नहीं है तो रिटर्न्स आपसे लिया भी नहीं है, इस वजह से। बाकी साउथ कोरिया के मार्केट की बात करें तो वहाँ पर 1% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। और ये सारी चीज़ें आप नोट करो, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट अगर ख़राब रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन मार्केट का भी जो सेंटिमेंट है वो हमें ख़राब देखने को मिलेगी। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये हो सकती है और सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है गिरावट का कि यूएस और ईरान का जो टेंशन है वो फिर से आपको बढ़ता हुआ दिखा है। अब आप सभी को पता है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लगातार हमें इनके बीच में डील्स देखने को मिल रही है, और डील्स बैक टू बैक मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्यों डील्स को लेकर मार्केट एक्सपेक्टेशंस क्या है कि नेगोशिएशन जो चल रही हैं वह एट द एंड इस लेवल पर जाए जहाँ पर वॉर जैसी चीज़ें हमें देखने को ना मिले। बट अगर देखोगे इनडायरेक्ट नेगोशिएशन जो हमें थर्सडे के दिन देखने को मिली थी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, उसमें कोई भी कंक्लूज़न हमें आता हुआ देखने को नहीं मिला है इन दो कंट्रीज़ के बीच में। और कंक्लूज़न अगर नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यही है ना कि जो टेंशन्स हैं वह एज इट इज़ कंटिन्यू है और वॉर की पॉसिबिलिटीज़ हमें वंस अगेन देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है, जिस कारण लास्ट ट्रेडिंग डे यूएस मार्केट हो या फिर ग्लोबल मार्केट हो वो आपको उतना अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को नहीं मिली थी। और उसके अलावा दोस्तों रुपीज़ का गिरना, रुपीज़ बीच में रिकवर करती हुई दिखी थी डॉलर के अगेंस्ट, बट रुपीज़ आपको फिर से गिरती हुई देखने को मिली है डॉलर के अगेंस्ट। और ये सारी चीज़ें FIs के मार्केट में सेलिंग का एक बोल सकते हैं सिग्नल है। FIs मार्केट में ऑलरेडी कैपिटल गेन टैक्स से परेशान है, अब यहाँ पर रुपीज़ अगर गिर रहा है तो उससे भी वो परेशान होगी, और उनको अगर रिटर्न ही लेना है एक इमर्जिंग मार्केट से तो वो इंडिया को छोड़कर किसी दूसरे इमर्जिंग मार्केट में भी शिफ्ट कर सकती है, जहाँ पर उनको कम टैक्स देना पड़े, जहाँ पर उनकी करेंसी कन्वर्ट करने में कोई ज़्यादा उनकी रिटर्न्स में फ़र्क ना पड़े। और इन सारी चीज़ों की वजह से जब भी रुपीज़ गिरता है तो अक्सर स्टॉक मार्केट की भी परफॉर्मेंस हमें ख़राब देखने को मिलती है, और अभी वो चीज़ आपको देखने को मिल ही रही है। बाकी इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों अगर बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में, तो आज के दिन डिक्सन टेक्नोलॉजीज का परफॉर्मेंस मार्केट के एकदम विपरीत आपको देखने को मिली है। बट ये विपरीत परफॉर्मेंस के पीछे के रीजंस क्या है? तो देखो दोस्तों, एक न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। न्यूज़ यहाँ पर ये है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी में आज के दिन एक ब्लॉक डील हुआ है जिसमें 53.05 करोड़ के शेयर्स चेंज हैंड होते हुए देखने को मिले हैं, और ये डेटा NSE में अवेलेबल है। बट इस डेटा को इस तेज़ी का रीज़न आप मत मानो। देखो, मार्केट में जब भी तेज़ी देखने को मिलती है तो मार्केट वन साइडेड ऊपर नहीं जाता है, मार्केट में एक अप्स एंड डाउन वाली मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसको आप बोल सकते हैं हायर हाई हायर लो, ठीक है। बट जब मार्केट में गिरावट होती है तो मार्केट में वन साइडेड गिरावट नहीं होता है, मार्केट ऐसे गिरती है, यानी कि लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न मार्केट आपको फॉलो करती हुई दिखती है। अब डिक्सन टेक्नोलॉजी में गिरावट आ रहा है कि तेज़ी आ रहा है? गिरावट ही दिख रहा है, तो इसका मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजी लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न पे आपको चलती हुई दिखेगी। तो जब भी एक लो बनता है तो उसके बाद एक पॉसिबिलिटीज़ बनती है लोअर हाई बनने का, और लोअर हाई जब बनता है तो अक्सर वहाँ पर सबसे बड़ा डर ये होता है कि काफ़ी सारे एनालिस्ट उसको सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी की तरह देखते हैं, यानी कि गिरावट जब होती है तो वहाँ पर जो शॉर्ट टर्म पे या बोल सकते हैं एक टेम्प्रोरी बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है बियरिश मार्केट में या फिर बियरिश ट्रेंड में, तो वहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होता है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, बट कहने का मतलब ये है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी रिसेंट टाइम में जो गिरावट दिखा रही थी वो वन साइडेड हो रहा था, तो एक लोअर हाई ज़रूर फॉर्म होगा, और वो आज के दिन आपको फॉर्म होता हुआ दिखा है। बट ये तेज़ी को देखकर इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोअर हाई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी सारे एनालिस्ट आपको फॉलो करते हुए दिख सकते हैं, सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी।
जैसा कि आपको जब मार्केट में तेज़ी देखने को मिलता है तो बोला जाता है ना बायो डिप, वैसे ही जब गिरावट देखने को मिलता है तो वहाँ पर सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी आपको फॉलो होती हुई दिखती है। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना अगर आप डिक्सन के इन्वेस्टर हो। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने बताया ताकि आपको सीखने को मिले। बाकी ये वीडियो ये तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।